हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक से बीपीएससी एईडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 1 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और वाईसीटी की बुक में टोटल 25 सेट्स दिए गए हैं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको पूरे 25 सेट्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कुम्हार स्थल संबंधित है प्राचीन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र से। कुम्हार स्थल प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित है। यहाँ की खुदाई में मौर्य काल के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं और यहाँ अवशेषों की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1913 में शुरू की गई थी और यह पटना रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च के मध्य तक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के द्वारा। अनुच्छेद 352 यह घोषणा करता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है और राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सप्तऋषि। सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जिससे ध्रुव तारे की पहचान करने में सहायता मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों में नंबर 1 पे राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वी स्मिथ। भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक विंसेंट आर्थर स्मिथ है और ये साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित इतिहासकार थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बिहार राज्य की लगभग 80% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है और वर्तमान में बिहार राज्य खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी में, चीनी उत्पादन में और विनिर्माण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। इस वजह से ऑप्शन ई जो है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस ने। फिर क्वेश्चन नंबर 10, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में पटना लॉन मैदान में आयोजित हुई थी और तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि बिरसा मुंडा को बंगाल के जामकोपाई वन में सोते समय 3 मार्च 1900 को गिरफ्तार किया गया था और ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस वजह से ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाणिक संस्कृति। छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल और नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दरिया साहब ने। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना महान संत दरिया साहब ने की थी और इन्हें दरिया दास या बिहार वाले के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था और उसने 12वीं से 13वीं शताब्दी में बिहार में करमनासा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया था और उस समय वहां पर सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था और पाल की महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी की विजय थी, जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई थी और बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा और उसने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट, जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित नौका का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इस नौका की क्षमता 50 यात्रियों की है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट में 30 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया। इससे मेक इन इंडिया के तहत निर्मित मशीनों को लगाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एमाइलेज। एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है और यह एक लार युक्त एंजाइम है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, लीची का खाद्य भाग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एरिल। लीची एक फल है और इसके खाने वाले भाग का नाम एरिल है। इसे रज्जू से विकसित किया जाता है जिसे बीज डंठल के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्नर और एलार्ड। पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज गार्नर और एलार्ड ने सन 1920 में की थी। कुछ पौधों में फूल खिलने के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकताएं होती है और इसे ही पौधों की प्रदीप्तिकालिता कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र हैं जिनके जरिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, सेरोलॉजी निम्न का अध्ययन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, छिपकलियों का। सेरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है और छिपकली संघ कॉर्डेटा से संबंधित है।
फिर क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 256। फिर क्वेश्चन नंबर 23, पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर मुख्यतः कोशिका भित्ति से ही स्पष्ट होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण होती है और यह भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, कोल्ड कंडीशंस में स्थिर रहने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी एस्पार्टेम। ठंडे पेय पदार्थों में कृत्रिम मिठास के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला पदार्थ एस्पार्टम है, जो चीनी से भी अधिक मीठा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, कमरे के ताप पर द्रव्य स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पारा। धातुओं में पारा सामान्य ताप पर द्रव्य है और पारा का प्रयोग थर्मामीटर, अमलगम आदि बनाने में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, लोहे का विशुद्धतम रूप है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पिटवा लोहा। लोहा एक संक्रमण धातु है और भूगर्भिक तत्वों में लोहे का चौथा स्थान है। प्रकृति में लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। पिटवा लोहा शुद्ध लोहा होता है और यह आघातवर्ध्य और तन्य होता है और इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, जबकि ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम। दिए गए ऑप्शंस में से लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एथिलीन। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है और एथिलीन एक रंगहीन गैस है जिसका रासायनिक सूत्र C2H4 होता है और इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं, क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है और ये उत्पाद फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उदासीनीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जब गर्म किए जाते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण गर्म किए जाने पर खो देते हैं, क्योंकि चुंबक को गर्म करने पर चुंबक धीरे धीरे अपनी चुंबकीय शक्ति खोते चले जाते हैं और अंततः अपनी पूर्ण चुंबकीय शक्ति खो देते हैं और ठंडा करने पर भी वे अपनी चुंबकीय शक्ति वापस नहीं कर पाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 33, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 34, संघनन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
उष्मीय ऊर्जा का ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन। वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन संघनन कहलाता है और गैस के ठोस में परिवर्तित होने की परिघटना को निक्षेपण कहते हैं और ठोस के द्रव्य में परिवर्तित होने को मेल्टिंग कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, सोनार तकनीक का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सोनार एक ऐसी तकनीक है जिसमें ध्वनि संचरण का उपयोग पानी की सतह पर या उसके नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है और सोनार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है। यह अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करता है और यह तरंगे समुद्र तल पर या समुद्र में कहीं भी स्थित वस्तु तक पहुंचती है और परिवर्तित होकर डिटेक्टर द्वारा महसूस की जाती है और इस प्रकार सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई निर्धारित करने में, पानी के नीचे की पहाड़ियां, पनडुब्बियों, घाटियों, हिमखंडों आदि का पता लगाने हेतु किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार छोड़ी जाती हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। हवा में नमी यानी आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, हरित क्रांति की सफलता पर निर्भर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हरित क्रांति की सफलता बीजों की उच्च पैदावार किस्म पर, पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं पर और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, इन तीनों पर ही निर्भर है। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गॉड ने सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करते हुए अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रयोग का उल्लेख किया था और भारत में 1960 के दशक में कृषि में हरित क्रांति आई, जिसके कारण खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता भी भारत में आई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 39, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड से भी अधिक। वर्ष 2007 में बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर 58 थी और झारखंड राज्य की 48 थी। इस तरह बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर झारखंड से भी अधिक है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुशील मोदी के द्वारा। बिहार के इतिहास में सबसे पहले वित्तीय वर्ष 2006-07 में राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जनता सरकार के द्वारा। गुन्नार मेडल द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लान या चल योजना को भारत में पहली बार जनता सरकार के द्वारा 1978 में लागू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 42, गरीबी का अंतर दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर। गरीबी का अंतर किसी देश में गरीबी की तीव्रता को दर्शाता है, जो गरीबी रेखा से कुल जनसंख्या की औसत कमी को दर्शाता है। गरीबी अंतर विश्व बैंक द्वारा निर्मित एक संकेतक है जो प्रति व्यक्ति आय और घरों में खपत देखकर गरीबी को मापता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशंस पॉवर्टी सबसे निम्न था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में
बिहार की स्थिति मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे निम्न थी और केरल की स्थिति सबसे उच्च थी। फिर क्वेश्चन नंबर 44, गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गरीबी रेखा का आकलन समय समय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी NSSO के द्वारा किया जाता है और इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 वर्ष में लगाया जाता है और भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इस प्रकार दिए गए तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी कथन जो है वो सत्य नहीं है, मतलब कि कोई भी असत्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 40। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है और विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है और विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है और किसी भी अवस्था में ये 40 से कम भी नहीं हो सकती है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और आर्टिकल 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ही की जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 48, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विधायी शक्ति। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक विधायी शक्ति है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय हित में। संविधान के अनुच्छेद 249(1) के अनुसार जब राज्यसभा ने इस आशय का संकल्प 2/3 बहुमत से पारित किया हो कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तब संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकेगी और ऐसा कानून अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रह सकता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a)। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रत्येक नागरिक का अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन एक मूल अधिकार है, लेकिन यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के साथ साथ भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है।
फिर क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में प्रेस के लिए स्वतंत्रता का उल्लेख अलग से नहीं किया गया है, बल्कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 343। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 245। अनुच्छेद 245 से लेके 255 में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का वर्णन है और अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में राज्य क्षेत्रीय प्रवर्तन के आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भाषाओं के बारे में। भाषाओं के बारे में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पन्ना विहार। पन्ना बिहार में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इस वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्र चंडीगढ़ है और लक्षद्वीप में वनाच्छादित क्षेत्र 27.10 वर्ग किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किसमें पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर ऊर्जा हस्तांतरण की दक्षता को दर्शाता है। यह सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। वहीं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टे जीव भार पिरामिड दिखते हैं और घास स्तर पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वालामुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाह भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर क्वेश्चन नंबर 62, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महासागर। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा महासागरों के संरक्षण से संबंधित है और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 लिस्बन घोषणा हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ संपन्न हुआ और 150 से अधिक देश समुद्री आपातकाल से निपटने के लिए विज्ञान आधारित और नवीन कार्यों को बढ़ाने पर सहमत हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। यह कथन पांचों ही दिए गए ऑप्शंस में से सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारत में 2001 से 2011 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 18.12%। फिर क्वेश्चन नंबर 65, कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जनसंख्या घनत्व। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं और जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर व्यक्त किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नामक पर्वत श्रेणी के विस्तार की दिशा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर से दक्षिण। पेनाइन्स पर्वत श्रेणी का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है और यह उत्तर पश्चिम इंग्लैंड को यॉर्कशायर और उत्तर पूर्वी इंग्लैंड से अलग करती है और पेनाइन्स पर्वत श्रेणी को इंग्लैंड की ऋण भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, साइबेरिया। साइबेरिया भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में नहीं आता है, बल्कि यह ध्रुवीय जलवायु प्रदेश में आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी न्यूजीलैंड। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है और इस जलवायु के अंतर्गत फ्रांस, दक्षिण इटली, यूनान, तुर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, दक्षिण कैलिफोर्निया, मध्य चिली और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आते हैं, जबकि उत्तर न्यूजीलैंड में शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पंपाज। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में मध्य चिली, केप टाउन और एडिलेड आते हैं, जबकि पंपास दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का भाग है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित समशीतोष्ण घास भूमि है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमेतराशु का नामकरण निम्न आधार पर किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जापानी सूर्य देवी। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमातेरासु का नामकरण जापानी सूर्य देवी के आधार पर किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। ग्रहों में मात्र बुध और शुक्र की दिखने वाली कलाएं होती है। इसी प्रकार की कलाएं चंद्रमा में भी पाई जाती हैं। इस वजह से दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन बी, बुध, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसौर में। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं और यह स्थिति प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है। और जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक पास होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं और यह स्थिति प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को आती है। इस वजह से 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमेटाइट का। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बैलाडीला खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन होता है और बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अक्टूबर। दक्षिण पश्चिम मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं जो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराते हैं और यह मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच वापस लौटता है, जिसे मानसून का निवर्तन कहा जाता है। और हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 15 अक्टूबर है। इस वजह से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री पूर्व। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड का। पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भूभाग था। फिर क्वेश्चन नंबर 79, ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5.5 घंटे। जीएसटी से आईएसटी लगभग 5.5 घंटे आगे रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तुहफत उल मुहावद्दीन। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है और राजा राम मोहन रॉय की फारसी भाषा की पुस्तक तुहफात उल मुहावद्दीन 1815 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो इनकी पहली पुस्तक थी। फिर क्वेश्चन नंबर 81, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 24 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, गोपाल गणेश आगरकर, महादेव बल्लाल नाम जोशी और वामन शिवराम आपटे के द्वारा की गई थी और 13 अगस्त 1885 को यह सोसाइटी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई थी और इसका मुख्यालय पुणे में है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अल हिलाल को। फिर क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन श्री अरविंद घोष ने किया था और 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 ईस्वी में विपिन चंद्र पाल ने की थी। इसे द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 84, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1878 में। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था और 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजों का रवैया बदल गया था। उन्होंने देशी प्रेस का मुंह बंद कराने के लिए आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पे 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया।
फिर क्वेश्चन नंबर 85, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीशपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे और कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन थे। इस वजह से ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वनाथ दुबे ने। विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करवा दिया था और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे की प्रमुख भूमिका थी। फिर क्वेश्चन नंबर 88, शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था से। शेर शाह ने भूमि की माप करवाकर लगान को निश्चित किया और लगान सीधे कृषकों के साथ निश्चित किया था, इसलिए यह व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था के समान थी। फिर क्वेश्चन नंबर 89, फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामी मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर 134 फीट ऊंचा एक बुलंद दरवाजा बनवाया। इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था और यह ईरानी अर्ध गुंबदीय शैली में बना हुआ है और बुलंद दरवाजा की दक्षिण दिशा अकबर के दक्षिण विजय और गुजरात विजय का प्रतीक माना जाता है और इसके निर्माण में लाल और काले बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस वजह से ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 90, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज मशरिक यानी पूरब का सिराज कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जौनपुर को। पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध शहर जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में की थी और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज शमशी का निर्माण करवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के पास हौज शमशी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और हौज शमशी एक तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 93, विग्रहराज IV ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉलेज का। फिर क्वेश्चन नंबर 94, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चालुक्य काल में। फिर क्वेश्चन नंबर 95, सिंधु घाटी के लोग थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। फिर क्वेश्चन नंबर 96, चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंध में। चनहुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसका उत्खनन 1934 ईस्वी में NG मजुमदार ने किया था और यहाँ से प्रमुख रूप से मनके बनाने का कारखाना, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंटें, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है
जहां पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नलियों का प्रयोग किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, पुरुषार्थ कितने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है और ये पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 98, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नर्मदा घाटी। भारत का पहला मानव जीवाश्म नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था और 1982 में अरूण सोनकिया ने होशंगाबाद जिले की नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से मानव कपाल और हाथियों का जीवाश्म प्राप्त किया था और हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में प्राप्त पहला मानव जीवाश्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है और यह एक नवपाषाणिक स्थल है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। दूसरा कथन है वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तीसरा कथन है हड़प्पा व्यास नदी के किनारे था। चौथा कथन है हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे और पांचवा कथन है छत्रवाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया था और यह स्थल पाकिस्तान में स्थित है और ये पंजाब प्रांत में स्थित माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, न कि व्यास नदी के। वहीं अगर बात करें राखलदास बनर्जी ने, तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल के उत्खनन का कार्य 1922 ईस्वी में करवाया था और महाराष्ट्र के दैमाबाद में हड़प्पा काल के छत्रवाला ताम्र रथ मिला है। यानी कि ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी एईडीओ के एक और प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है और अगर आप बीपीएससी एईडीओ के इसी तरह और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।